वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं B.Ed सेकेंड सेम का अधिगम एंड लर्निंग का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट में आज क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको उसकी टाइमलाइन बता देती हूँ। ठीक, तो आज हम अधिगम पढ़ेंगे। ठीक, अधिगम क्या होता है, उसकी परिभाषा, एटलीस्ट हमको 3 साइंटिस्ट के उसमें नाम ऐड करना है। ठीक है, हम याद भी कर सकेंगे। फिर अधिगम की विशेषता, अगर क्वेश्चन में आपको विशेषता आता है या प्रकृति आता है तो एक ही आंसर आएगा। देन उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उदाहरण भी आपको दे दूँगी, अगर बाय चांस आपको थोड़ा लेंथी आंसर लिखना है तो आप उदाहरण भी लिख सकते हो उसमें। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसा कि बताया कि अधिगम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अधिगम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिभाषा। हालांकि पहले हम समझेंगे कि अधिगम क्या होता है, उसकी परिभाषा याद करेंगे 3 लोगों की। ठीक है, परिभाषा के बाद आ जाएगा हमारे प्रकार, विशेषताएं, फिर आ जाएगा प्रकार और फिर आ जाएंगे कारक। क्लियर। सबसे पहले अधिगम क्या होता है, तो देखो अधिगम को सामान्य रूप से, मतलब जब हम सामान्य भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं सीखना। वहीं कुछ टर्मिनोलॉजी चेंजेस हो जाती हैं, तो इसी को जब हम मनोवैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अधिगम। क्लियर। ठीक है, और अच्छे समझे तो हम जो कार्य, मतलब हमारी दिनचर्या में जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई अनुभव कर रहे हैं या कोई चिंतन कर रहे हैं, तो इससे हमारे व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन आ गई कि हम अपनी दिनचर्या में जो भी क्रिया, अनुभव या चिंतन करते हैं उससे हमारे व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और भी आपको लिखना हो तो अधिगम, जब हम इसकी विशेषता लिखेंगे तो उसकी 2-3 लाइन और जोड़ देना। मतलब डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन कितना लंबा खींचना है। ठीक है, हालांकि अधिगम का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्या नाम से शॉर्ट में आएगा, तो आपको 1 पेज भी भरना है, तो बस अधिगम की एक परिभाषा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अधिगम क्या होता है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे पूछा है अधिगम की, चलो ये बाद में बताती हूँ। अच्छा, मैं विशेषताएं कर लेते हैं, परिभाषा कर लेते हैं। तो परिभाषा हम लोग याद करने वाले हैं 3 लोगों की। कौन 3 लोगों की याद करने वाले हैं? एक है स्किनर, एक है गेट्स और एक है क्रो एंड क्रो। ठीक, सबसे पहले स्किनर की कर लेते हैं। स्किनर तो सीधा बोल रहा है कि आपके अधिगम क्या है, आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है, ये स्किनर ने बोला। ठीक, इतना सही है इसका। फिर गेट्स ने क्या बोला, गेट्स ने 2 चीज बोल दी। क्या बोला इसने? गेट्स ने बोला है आपके अनुभव प्लस प्रशिक्षण से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम है। ठीक, फिर क्रो एंड क्रो ने क्या बोल दिया है, क्रो ने 3 चीजों को जोड़ दिया है। कौन सी 3 चीजें? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो का बोलना है कि अधिगम किसी व्यक्ति की आदत, अभिवृद्धि और ज्ञान का वांछित अर्जन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये 3 का लिख लीजिए अगर आपको लिखना हो तो। बाकी ये कि इसके शॉर्ट्स आप बना लो, अपने मन से भी तो समझ में आता है। स्किनर बोल रहा है कि अधिगम व्यवहार में, किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। गेट्स का बोलना है कि अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के साथ किसी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो का बोलना है किसी व्यक्ति की आदत, अभिवृत्ति या ज्ञान के अर्जन को ही अधिगम कहा जा सकता है। क्लियर, तो ये होगी उसकी परिभाषा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विशेषताएं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है?
देखो विशेषता अगर हमारे शॉर्ट में आती है तो कम से कम 10 विशेषता तो लिखना है, ठीक है। तो 10 विशेषता हमको आती है, डजंट मीन आप 10 पेज भर दो, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही पेज में लिखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अधिगम की परिभाषा, अधिगम क्या होता है, उसकी किन्हीं विशेषताओं को लिखिए, तो अधिगम की परिभाषा लिख देना है कौन सी, ये वाली, ठीक है। या फिर किसी एक की इसको लिख दो और किसी एक की परिभाषा लिख दो, ठीक है। अधिगम क्या है हो गया। अब विशेषता की बात करते हैं, तो हम विशेषता क्या है। पहली विशेषता कि ये जीवन पर्यंत है, जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत से मतलब हम बचपन से, बच्चा छोटा होता है तब से स्टार्ट करता है सीखना, मतलब वो बोलना सीख रहा है पहले, ठीक है, फिर चलना सीख रहा है, दौड़ना सीख रहा है, तो वो जीवन पर्यंत चलता है। आज भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जैसे आज ही हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये जीवन पर्यंत चलता है अधिगम, सीखना, ठीक है। सेकंड होता है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील बोल सकते हैं कि परिवर्तनशील के साथ ये विकासशील भी है, विकास का सूचक है, विकास का सूचक। क्योंकि जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे जैसे बदलती है, उसके हिसाब हमारे अधिगम भी परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। विकास का सूचक, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे विकास होता है, मतलब पहले हम चलना दौड़ना सीख रहे थे, अब हम पढ़ना, पहले हमने पढ़ना सीखा, फिर लिखना सीखा, फिर अब हम बोलना सीख रहे हैं, अब हम और बड़े हो रहे हैं तो अभिव्यक्त करना सीख रहे हैं। तो ये क्या है, एक विकास का सूचक है, ठीक है। एक विकास होते जा रहा है हमारा। फिर है फोर्थ पॉइंट अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन का अर्थ ये होता है कि आप किसी नई जगह पे गए हो, आप जल्दी से उसमें मतलब उसी टाइम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हो, तो हमको कैसे एडजस्ट होना है उस चीज में, तो हम सीखते हैं। जैसे हम कहीं बाहर देश में गए हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो हम पहले तो बहुत समझ नहीं पाता है कि क्या करना है, किससे क्या बोलना है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। पर जैसे जैसे हम उनके साथ रहते हैं तो हम इंग्लिश बोलना सीखने लगते हैं। तो ये सीखना जो हो रहा है तो वो भी अधिगम है। तो अधिगम हमें अनुकूलन करना, मतलब एडजस्ट करना, वहां पे फिट होना सिखाता है, ठीक है। अनुकूलन हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है अपना कि ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक से मतलब केवल हम ही नहीं सीख रहे हैं, जानवर भी सीखते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले के जानवर अलग थे, अब के जानवर अलग है। आजकल तो मतलब हम लोगों के घर में तो जो बंदर आते हैं वो फ्रिज का गेट भी खोलना सीख रहे हैं, मतलब वो भी समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। सार्वभौमिक मतलब छोटा बड़ा सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे ही सीख रहे हैं या बड़े ही सीख रहे हैं या जानवर ही सीख रहे हैं, तो ये सार्वभौमिक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि ये सक्रिय है। ये जो प्रोसेस होती है वो सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। अधिगम सक्रिय होके ही किया जाता है। किसी की इच्छा नहीं है तो अधिगम नहीं करेगा, वो केवल वीडियो देख रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या टीचर शिक्षक पढ़ा रहा है, उसका ध्यान मतलब वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है, केवल फिजिकली बैठा हुआ है, तो वो सक्रिय नहीं कहा जाएगा, ठीक है। जबकि जो अधिगम होता है वो सक्रिय होता है, ठीक है। एक इच्छा होती है कि हाँ हमें सीखना है तो हम सीख रहे हैं, तो एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्लियर, ठीक है। तो अधिगम जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी हम किसी उद्देश्य से अधिगम कर रहे हैं ताकि हम परीक्षा में पास हो जाए, ठीक है। जो अधिगम होता है वो किसी उद्देश्य को लेकर ही किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि ये व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत हम खुद के लिए भी पढ़ रहे हैं, प्लस सामाजिक भी होता है, अधिगम कर रहे हैं। क्योंकि समाज, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों इतना कर रहे हैं, ताकि समाज में हमारा कोई अस्तित्व हो, ठीक है, हमारी भी कुछ पहचान हो, तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक होता है, ठीक है। प्लस वातावरण के अनुसार ही हम अधिगम ग्रहण करते हैं, तो ये उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। वंशानुगत हो सकता है अधिगम, ठीक है। वातावरण प्लस वंशानुगत भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। 10th पॉइंट तो आता है अपना अर्थपूर्ण। हमेशा जो अधिगम होता है उसका कुछ मीन होता है, मतलब मीनिंगलेस नहीं होता है, ठीक है। तो कोई मीनिंगफुल जो चीजें होती है जिसे हम करते हैं, जो वांछित होता है, वो सब है अर्थपूर्ण है, ठीक है। तो अधिगम क्या है, अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अधिगम क्या है, तो अधिगम की आप डेफिनेशन ये वाली लिख सकते हो कि हाँ अधिगम ये है,
और अधिगम के निम्न विशेषताएं हैं। तो निम्न विशेषताएं में हमको ये जो पॉइंट्स है ये इसी पॉइंट में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन अपन को एक पेज में खत्म करना है। तो आप ये कर सकते हो कि विशेषताओं में जीवन पर्यंत इसको ब्लैक से कर दो, बाकी लाइन लिख दो कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जीवन पर्यंत को ब्लैक से लिख दो। परिवर्तनशील, तो ये समय के साथ परिवर्तनशील, समय या आवश्यकता के साथ परिवर्तन होती है, परिवर्तनशील है। ठीक है। विकास सूचक है। तो इतने तो जो पॉइंट्स है उसको हम ब्लैक से या बोल्ड मतलब ब्लैक से उसको लिख सकते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ वो सामने वाला बस ये देख लेगा और राइट कर देगा। ठीक है। तो ये एक पेज में हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसको इसके प्रकार पढ़ना है ना। ठीक है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। इसकी प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होता है ये। ठीक है। अगर आपसे प्रकार पूछ लें तो ऐसे लिखना, गामक, इसको बोलते हैं मोटर संवेदन गति, इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल। नाम से ही समझ में आ रहा है ये हमको कि गामक अधिगम जो होता है, गामक मतलब मोटर मतलब जिसमें हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स काम करें। जैसे हम एक पूरा हाथ हिला रहे हैं या चल रहे हैं, ये जिसमें पूरी अपनी मोटर समझ में आता है ना, जो हमारे हाथ पे जो बड़े बड़े ऑर्गन्स है वो जब पूरा हिलते हैं तो वो गामक होता है। ठीक है। संवेदन गति में हमारे सेंस काम करते हैं, हमारे भाव काम करते हैं, और बौद्धिक में गामक और संवेदनशील दोनों आ जाते हैं। ठीक है। तो गामक में एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना, तैरना, ये सब गामक है। ठीक है। तैरते हैं हम तो दोनों हाथ और पैरों का यूज करते हैं, दोनों मोटर्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा गामक अधिगम। संवेदन गति अधिगम, संवेदन गति में हम सेंस का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रकार। तो प्रकार में इसके गामक, संवेदन गति और बौद्धिक। ठीक है। गामक को बोलते हैं मोटर अधिगम, मोटर लर्निंग, ये सेंसरी मोटर लर्निंग एंड दैट इज इंटेलेक्चुअल लर्निंग। ठीक है। गामक, इसमें हम अपने शरीर पे नियंत्रण करते हैं, मेनली शरीर के अंगों पर। शरीर के अंग, जैसे छोटा बच्चा है जो वो गामक अधिगम करता है। गामक अधिगम मतलब वो पहले अपने हाथों को चलाता है। ठीक है। फिर पैर से धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। तो वो सब मोटर ऑर्गन मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गन है, हाथ हो गया, पैर हो गया, जिससे पूरे अपने हाथ या पैर का यूज हो रहा है, वो सब गामक अधिगम है। ठीक है। तो जो छोटा बच्चा करता है अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण, गामक अधिगम है। संवेदन गति अधिगम, सेंसरी मोटर अधिगम। सेंसरी मोटर, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी सेंसेस होती है उस पर मतलब शरीर का प्लस सेंस, मतलब शरीर के उस पर कंट्रोल करना सीख गए तो हम सेंस लगाते। जैसे हमको तैरना है तो हमको तैरना है तो पता हमको पैर भी हिलाना है, हाथ भी हिलाना है, और किस दिशा में तैरना है, कैसे तैरना है। ठीक है। तो ये सब हम इसमें सेंस भी यूज कर रहे हैं। बौद्धिक, तो बौद्धिक में शरीर, सेंस प्लस हमारा चिंतन आ जाता है। ठीक है। हमारी सोचने का भी इसमें सब आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको कोई चीज कार्य नहीं करते बन रहा है तो हम सोचते हैं, तर्क लगाते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो ये सब चीजें बौद्धिक में आती हैं। अब बौद्धिक के भी प्रकार होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम देख कर सीखते हैं। तो जो हम देख कर सीख रहे हैं वो होता है प्रत्यक्षीकरण अधिगम, प्रत्यक्षीकरण अधिगम, जिसको हम देख के सीख रहे हैं। ठीक है। साहचर्यात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम, इसको हालांकि याद नहीं करना है, बट ये समझाने के उद्देश्य से है कि जैसे बौद्धिक अधिगम, जैसे हम कुछ देख के सीख रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा देख के सीखता है कि हमको खाना कैसे खाना है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, सब देख के सीख रहा है। साहचर्यात्मक अधिगम, इट डिपेंड्स ऑन अवर स्मृति, कि हाँ हमने किसी को देखा था कि वो ऐसा करता है तो हम उस पर वैसा काम करते हैं। ठीक है। एक होती है प्रत्यात्मक अधिगम, मतलब साहचर्यात्मक, जो हमको याद है हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं। हम देखते हैं कि सामने वाला ऐसे याद करता है तो हम भी उसी हिसाब से याद करते हैं, बट थोड़ा सा उसे मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जो हमको सुटेबल लगता है उस हिसाब से याद करते हैं। तो ये सब चीजें आती है हमारी बौद्धिक अधिगम, कि हम कैसे सीखना चाहते हैं।
क्लियर है? ठीक है, सिंपल एग्जांपल इसका दिया जाए तो जैसे हम कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हमको पढ़ाना ही सीखना है, तो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हम उसको देखते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर साहचर्यात्मक, हम उसको याद रखते हैं कि हाँ वो ऐसा पढ़ाता है, ठीक है। बट हमको ऐसा लगता है कि यार बच्चों को ये ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रत्यात्मक। प्रत्यात्मक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ कि हाँ मैं मेरे तरीके से उसको ऐसा समझा सकता हूँ, तो ये प्रत्यात्मक होता है। तो समझ लो कि बौद्धिक में हम अपने चिंतन को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चिंतन और तर्क को ऐड कर लेते हैं, तो ये बौद्धिक अधिगम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम उसके कारक पढ़ लेते हैं कि जो उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब कारक में कौन कौन से, सबसे पहला कारक आता है हमारा वातावरण, ठीक है। आपको पॉइंट्स समझना है बस, ठीक है। वो पॉइंट्स समझ गए तो उसके अंदर क्या लिखना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वातावरण हमेशा दो टाइप का होता है, एक होता है भौतिक वातावरण और एक होता है सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण इंक्लूड्स कि सूर्य का प्रकाश कितना है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, हवा पानी जो भी है, तो ये सब चीज़ें भौतिक वातावरण में आती है, ठीक है। अगर भौतिक वातावरण अनुकूल रहता है तो हमारा पढ़ाई में मन भी लग जाता है, वरना हम सोचते हैं कि गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, तो ये सब क्या आता है, हमारा भौतिक वातावरण प्रभावित करता है, ठीक है। सामाजिक वातावरण की बात करें तो हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, ठीक है। हम किस मतलब समाज का देखा है तो समाज वर्गों में बटा हुआ है, तो हमारे समाज में मतलब गर्ल्स को पढ़ाने का कैसा है, पढ़ाते भी है या नहीं पढ़ाते हैं, तो हमारी सामाजिक स्थिति के हिसाब से कि हमें पता है मतलब गर्ल्स का देखा जाए तो घर के काम है या जो भी है, तो हमारी सामाजिक स्थिति भी जो है अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है। वातावरण हो गया। नेक्स्ट आता है हमारी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब हम कुछ चाहते हैं, कुछ चीज़ हमको अभिप्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि हाँ हम इस बार पास हो जाएंगे, बीएड निकाल लेंगे, वैकेंसी आ रही है, फिर हम एग्ज़ाम देके टीचर बन जाएंगे। तो ये क्या है, एक मोटिवेशन है हमारे अंदर, हमारा एक एम है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब एक रहता है कि पेरेंट्स को कब तक हम लोग, मतलब अब फीस भी बहुत है, तो एक वो रहता है कि हम एक अभिप्रेरणा मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मोटिवेशन कम रहेगा तो अधिगम कम होगा। आप मोटिवेट रहेंगे कि हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे करना ही है एनी हाउ, तो ये सब चीज़ें होती है अधिगम को बढ़ावा देने वाली, तो ये अभिप्रेरणा। क्लियर? नेक्स्ट आता है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा और अभिप्रेरणा, सीखने की इच्छा होती है तभी अभिप्रेरणा आती है देखा जाए तो सीखने की इच्छा नहीं है तो अधिगम नहीं कर पाओगे, सीखने की इच्छा है तो अधिगम बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना परिपक्वता। परिपक्वता, परिपक्वता तो अधिगम डिपेंड करता है, आप जब छोटे थे तो आप इतना डीपली नहीं पढ़ते थे, ठीक है, पर जैसे से आप मैच्योर हो रहे हो तो आप में अधिगम की एक इच्छा भी बढ़ रही है, खुद को समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एग्जाम में पास होने वाला नहीं, एक चीज़ होती है कि हाँ मुझे पता होना चाहिए, आप में इतना नॉलेज होना चाहिए। तो परिपक्वता, आप कितने परिपक्व हो, आप कितने मैच्योर हो, ठीक है। मतलब पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये एक नॉलेज है, आप समाज में रह रहे हो, आपको अपने आसपास के लोगों का व्यवहार कैसे परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार सीख रहे हैं, वो भाग नहीं रहे हैं सक्सेस के पीछे, वो सीख रहे हैं, और जैसे से सीखते हैं वैसे वैसे सफलता मिलती है, ठीक है। तो ये परिपक्वता जो होती है वो अफेक्ट करती है। मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको पॉइंट्स ही लिखना है, ठीक है। उसके अंदर तो आप लिख सकते हैं इतने मैच्योर तो आप लोग हैं, ठीक है। फिर है समय व थकान। समय व थकान से मतलब ये है कि बहुत अधिक समय हो जाए, बहुत लंबी वीडियो हो जाए तो हम थक जाते हैं कि अब नहीं देखना है, स्किप कर देते हैं, ठीक है। और थकान की बात करें तो हम लोग दौड़ के करके आए हैं अभी खेत में सुबह से, और फिर आप हमको बोलो कि हमको पढ़ना है, तो नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो समय और थकान भी अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका तो सबसे मेन है, क्योंकि जो अध्यापक होता है वो वातावरण तैयार करेगा, अध्यापक मोटिवेशन करेगा, अध्यापक में ये गुण होना चाहिए कि वो आपकी सीखने की इच्छा को बढ़ावा करे, अध्यापक आपको परिपक्वता के लिए मार्गदर्शित करेगा। समय थकान का तो अध्यापक भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, समय का थोड़ा यूज कर सकते हैं कि समय अधिक न ले, क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी पर्टिकुलर समय तक ही सीखना पसंद करता है, ठीक है। तो ये अध्यापक की भूमिका भी जो है
अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट जाएगा हमारा कहाँ गया, विषय सामग्री। ठीक है, तो ये अध्यापक की भी भूमिका होती है। क्लियर। तो क्वेश्चन अगर आते हैं शॉर्ट में, मतलब जो 11 क्वेश्चन में से आते हैं, तो आपको एक ही पेज लिखना है। ठीक है, अधिगम क्या, अधिगम की परिभाषा लिख देना, कारक लिख देना। तो चूंकि ये एक पॉइंट में है तो हमें एक पॉइंट में ही लिखना है, एक को एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे हमने लिख दिया तो इसको वही ब्लैक से कर देना और बाकी लाइन लिख देना, जैसा कि मैंने पहले वाले आंसर में बताया। बस एक लास्ट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है, सीखना, जबकि मनोवैज्ञानिक अर्थ जो होता है उसको मनोवैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में से अधिगम कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी दैनिक की दिनचर्या होती है उसमें जो हम क्रिया करते हैं, अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसके अनुसार जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। परिभाषा में हमने स्किनर, गेट्स और क्रो की बात करी है। तो स्किनर ने बोला था व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स ने बोला था किसी व्यक्ति के अनुभव तथा के साथ जो उसे प्रशिक्षण दिया जाता है उसी को अधिगम कहा जाता है। क्रो ने बोला था किसी व्यक्ति की आदत, अभिवृद्धि और ज्ञान का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, बाकी उसके प्रकार, विशेषता, कारक तो हमने पॉइंट्स में करे हैं, तो वो तो आप लिख लेना।